बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट चार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज सदारती इलेक्शन था और सदारती इलेक्शन में फॉर्मूले के तहत तमाम सूबाई असम्बलियों में वोट कास्ट किए गए और वोटों के नतीजे में 14वें जो सदर मुंतखब हुए हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब हुए हैं और किसी भी सिविलियन पर्सनैलिटी का दूसरी बार सदर मुंतखब होने का ये पहला वाक़या है पाकिस्तान के अंदर। आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर मुंतखब हो गए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, फॉर्म 7 भी जारी होगा और कल के दिन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायस ईसा साहब उनसे हलफ लेंगे बतौर 14वें सदर का। और पाकिस्तान के अंदर उनके सदर मुंतखब होने के बाद अब चहमगोइयाँ ये जारी हैं कि मफाहमत के तौर के ऊपर वो पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ के ऊपर बैठाएंगे और मफाहमत के ज़रिए आगे चला जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पर एक पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है और इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने की बिना के ऊपर ये इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने उसको मुलतवी नहीं किया, तो अब वो अगर अदालती फार्म के ऊपर इसे लेके जाते हैं तो फिर मामला क्या होगा? इलेक्टोरल कॉलेज के नामुकम्मल होने का आज इम्पैक्ट क्या पड़ा है? हुकूमती इत्तेहाद को अगर देखें तो हुकूमती इत्तेहाद जो है वो कहता था कि हमारे 400 के करीब वोट होंगे, लेकिन आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह कहा है कि हमारे इत्तेहाद से ज़्यादा हमें वोट पड़े हैं। तो एक बात उन्होंने ये भी कही कि ना वोट बेचा गया ना वोट ख़रीदा गया। ये पहली बार हुआ है सदारती इलेक्शन में। इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज फॉर्मूले के तहत 411 वोट हासिल करना आसिफ अली जरदारी साहब का उनकी तवक्कुआत के मुताबिक था, बरक्स था, ज़्यादा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दो तीन चीज़ें यासर हमें बड़ी गौर से देखना होगी। बलूचिस्तान से उन्हें उनकी तवक्को से 6 वोट मिल गए। बलूचिस्तान से उनकी तवक्को से अच्छे उन्हें वोट मिले आसिफ अली जरदारी साहब। सिंध के अंदर मेरी एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात हुई, उसने कहा जनाब हम तो तहरीक इंसाफ के भी वोट लेंगे, नहीं मिले। अच्छा, 9 के 9 वोट थे ना, नहीं मिले। यानी तहरीक इंसाफ के वोट खड़े रहे, प्रेशर, ज़बरदस्ती, लालच, कोई भी चीज़ ले लें आप, और ये फ़ायदा देगा तहरीक इंसाफ को सेनेट के इलेक्शन में यासर साहब। उसके बाद आप आ जाए केपीके के मतलब कहा जा रहा था जनाब वहाँ से 15 से 20 वोटों का डेंट डाला जाएगा, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा गया था और इसके लिए टारगेट था 3-4 शख्सियात को कि आपने ये करना है। अब केपीके के अंदर से आसिफ अली जरदारी साहब को वोट कम पड़े, 17 वोट नहीं पड़ने चाहिए थे, उन्हें तो 35 से 40 पड़ने चाहिए थे ना, जो उनका आइडिया था। वहाँ पे तहरीक इंसाफ का एक भी वोट, सुन्नी इत्तेहाद का लगा लें जी, चले सुन्नी इत्तेहाद का एक भी वोट जो है वो इधर से उधर नहीं हुआ। वो 91 लोगों ने वोट डाले। अच्छा, पंजाब में भी यही हुआ, जिन्होंने हलफ नहीं उठाया था वो तो नहीं आ सके, बाकी सारा। उसके बाद आप आ जाएँ ज़रा सिंध भी हो गया, वफाक में आ जाए। वफाक के अंदर भी आपको ये नज़र आया, सेनेट के अंदर महमूद खान अचकज़ई को वोट ज़्यादा पड़े। सेनेट के अंदर नून लीग के कुछ लोग हों या किसी और के लोग हों, जिस पे महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि एक शख्स, सुने थे आपने ना उसकी गुफ्तगू, कि एक शख्स से मैंने पूछा किसको वोट डाल के आए, एक और बंदे ने पूछा उसने कहा जी मैंने तो महमूद खान अचकज़ई को वोट डाला है। तो उसने कहा उसका तल्लक जो था वह हुक्मरान जमात से था। तो दूसरे ने कहा खुदा के बंदे तूने क्या किया, ऊपर तो कैमरे लगे हुए, अब तो तुम्हारी मख्ती आ जाएगी। तो उसने कहा यार मख्ती आती है तो आ जाए। फिर साथ में महमूद खान अचकज़ई ने आज एक बात बहुत बड़ी की है यासर, उसने कहा जी मियाँ नवाज साहब अपने उन लोगों को जो नज़रियाती हैं, करीब हैं, जिन्हें समझदार हैं, उनकी बात पर गौर करें, उनकी बात सुने। ये बात आज महमूद खान अचकज़ई ने कही है, जो कि बहुत करीब रहे हैं मियाँ साहब के ना। फिर उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मियाँ साहब को मैं मिलने गया, किस वक्त में मिलने गया, फिर क्या बात, वो सारा कुछ उन्होंने इशारा मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे लोगों की तरफ, मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे हैं और भी बहुत से लोग। यासर मैं आपको ये एक खौफ मुझे तो नहीं पता कि कैमरे लगे थे कि नहीं लगे थे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि एक ऐसी फ़ज़ा कायम थी कि जिसने किसी और तरफ वोट डाला उसका पता चल जाएगा। ये मैं आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ।
किसी और तरफ वोट डाला तो पता चल जाएगा। चलो यासिर, ये तो हो गया इलेक्शन, ख़त्म हो गया मामला। अब मुझे बताएं, अब रास्ते में रुकावट तो कोई नहीं रही, अब कोई रुकावट तो नहीं। किस चीज़ में यार? मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के किसी बिल के मंजूरी में नहीं। अब कोई ऐसा इक़दाम जिससे अवाम को सहूलत मिल सके, तो क्या अब अवाम के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे? क्या अब पाकिस्तान के लिए शहद की तो नहीं, दूध की तो नहीं, पानी की नहरें भेजेंगी? क्या अब पाकिस्तानियों के लिए 2 वक्त की रोटी हो जाएगी? जो मैं रोज़ाना ही कहा करूँगा, इसलिए कहा करूँगा, देखिए, क्योंकि मुझे याद है मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फरमाया था कि अब किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, यही कहा था ना, आटा घर में पहुँचेगा। तो खुद ही उनके पास वो एक इंटरव्यू देखा ना आपने, जिस औरत के पास वो गई हैं और उनसे पूछा कि आपको मिल गया राशन? उसने कहा मिल गया। उसने कहा आपके घर देखे? उसने कहा नहीं जी, मैं बड़ी तिक्के खा देने। तो आज मैंने बड़ी बड़ी जगहों पे देखा, बल्कि हर जगह हो रहा है। तो क्या अब तो यार इनके रास्ते में रुकावट कोई नहीं है, अब तो ये कुछ भी कर ले, जो मर्जी हो जाए, अब तो इनके रास्ते खुले ही खुले हैं। अब तो अवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए ना, अब तो अवाम को वो सब कुछ देना चाहिए ने जो जिसकी तमन्ना अवाम करती है, 5% वो चीज़ें दे दें। अगर अब भी ये सब कुछ ना हुआ, खबर तो मेरे पास यासर है कि होना नहीं, खबर मेरे पास तो ये भी है। चलिए आज खबर देते हैं ना, आज हम आपस में ज़रा कल कर लेंगे आपस वाली बात ना। अच्छा, आज मफाहमत वाली बात कर लेते हैं। अच्छी बात। हाँ, ठंड भी रखनी चाहिए। ठीक यासर, अब मुस्लिम लीग नून जो है, उनके कुछ बड़े अहम ज़ुम्मेदारान ने यह फैसला किया है कि वो पीपल्स पार्टी को अब ये पैगाम देंगे कि हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है, हमने जनाब आपके साथ आपकी तवक्को से बढ़ के की है। अब आप मेहरबानी करें, चाहे 2 वजारतें लें, चाहे 3 वजारतें लें, आप भी इस वजारतों के मामले पे हमारे साथ खड़े हों और आपके हुकूमत की अच्छाई और बुराई में हिस्सेदार बने। अच्छाई में तो नहीं हिस्सादार बनाता होता राना साहब, यहाँ पे अच्छाई पे हिस्सादार कोई नहीं बनाता होता। मैं कह रहा हूँ जब ये रफर बनना है, आप वो आने वाले दिनों में अब खबर है, आपको पता जब हिस्सादार किसी को बनाना हो ना, तो तब आगे नजर आता है कि अच्छाई नहीं होने वाली। भाई बात ज़हन में रखिए, एक तो ज़हन में रखिएगा, मुस्लिम लीग नून से एक हाथ ये हो रहा है कि 3 अहम तरीन वजारतें नून लीग के पास नहीं हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, अब कुछ वजारतें, मैंने ये ब्रेक की थी खबर कि कुछ वजारतें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जिनकी तमन्ना रखती है वो नहीं मिलेंगी, बड़ी तगड़ी वजारतें हैं। एक तो आप ज़रा गौर कर लीजिएगा, आज इस कागज़ पेंसिल पर लिख लीजिएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत से करीबी लोगों को वो अहम तरीन वजारतें नहीं मिलेंगी, जिसमें दाखिला हो गई, ख़जाना हो गई, और भी और बहुत सी वजारतें होंगी। अच्छा, और बहुत से लोगों को आम सी वजारतों से भी दूर रखा जाएगा। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ नोट कर लीजिए। अब नून लीग के पास रह क्या गया? नून लीग के पास ये रह गया कि नून लीग, सारे गुनाह नून लीग को मिलेंगे। गुनाह किस वाले से मैं कह रहा हूँ, अवाम महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस महंगाई पर निकलने वाले जुलूस जो है, अगर आप उस पर लाठी चार्ज करेंगे, अगर आप उनको मारेंगे, अगर आप उनको गिरफ्तार करेंगे, तो आप एक राह जाती सियासी तहरीक नहीं बल्कि अवामी तहरीक बना देंगे। और अगर आप उन्हें प्रोटेस्ट करने देंगे तो आपके खिलाफ नफरत बढ़ती जाएगी, दोनों ही सूरतों में। और ये मुस्लिम लीग नून के लिए जो अभी कहा, अब आप लोग कह रहे हैं ना कि ये इनके लिए ये आखिरी इलेक्शन है, ये बात मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हो रही है। बल्कि आज मेरी वज़ीर आला ने, मैंने वो फुटेज देखी, मुझे अपने वज़ीर आला पे बड़ा फ़ख्र हुआ कि वो फुटेज मैंने देखा। वज़ीर आला कहने पे तो आए नहीं जी, मैं तो मानता हूँ, मेरी पंजाब की वज़ीर आला तो मेरी वज़ीर आला है। मुझे बड़ा मज़ा आया कि वो एक घर में दाखिल हुई और उन्होंने गेट से कहा कि मैं अंदर आ सकती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं, वीडियो वाला अंदर मौजूद था, सिक्योरिटी वाला भी मौजूद था, फिर इजाज़त किससे ली? यासर मुझे बताया ना, इजाज़त किससे ली? मुझे नहीं समझ आती कि ये सारे करने वाले जो हैं वो समझाते क्यों नहीं? वो जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। मुझे बताया ना, आपने देखी है वो वीडियो कि नहीं देखी? नहीं, मैंने, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। आपकी नज़र से गुजरती नहीं ना, जान के आपने देखी भी हो तो आपने कहना मैंने नहीं देखी। आप मुझे बताएं, आप दरवाजे से कह रही हैं मैं अंदर आ सकती हूँ, तो अंदर वो कैमरा मैन कैसे पहुंचा? तो ये बाकायदा तौर पे दिखाना तो होता है ना कि इजाज़त मांगी गई के अंदर आने के लिए।
तो कैमरा मैन ने इजाजत नहीं सी मंगी? वो पहले मंग के गया होएगा ना सर। अच्छा, उस तो बाद आए ने उस तो बाद आए, सिक्योरिटी भी पहले आई है। हाँ तो सबने इजाजत मांगी। यार फिर ये क्यों होता है हमारे इधर? हमारे उधर हर हुक्मरान ये ऐसा क्यों करता है यार? यासर साहब ये तो मुझे समझा देना। और यार आपने बनाना ही है कुछ तो तरीके से कर लें यार। ये क्या होना चाहिए था? मेरी वज़ीर आला साहिबा को फौरी तौर पे पहुंचना चाहिए वो पॉइंट जहां पर ये आपके सप्लाई दी जा रही है, ये राशन की सप्लाई, वहां पे देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है, करें मोतल 2-4 बंदों को। ये पहुंचना चाहिए सब्जी फ्रूट मंडियों के अंदर, वहां पे जाके देखना चाहिए प्याज अचानक इनके रेट पे ये है, वहां पे बिक किस रेट पे रहा है। इनको पहुंचना चाहिए उन अस्पतालों में जिन अस्पतालों के अंदर आज के दिन भी दवाई नहीं मिल रही, एक बेड पे 4-4 लोग मौजूद हैं। इनको पहुंचना चाहिए उन स्कूलों में जिन स्कूलों के अंदर बाथरूम भी नहीं है, वो इनको पहुंचना चाहिए उन हेल्थ के डिस्पेंसरियों पे जो डिस्पेंसरियां हैं वहां पे है कुछ नहीं। उनको उन स्कूलों में जाना चाहिए जहां पर तुलबा नहीं भैंसें बांधी हुई हैं। इनको उन जगह पे जाना चाहिए जहां पर तलीम नाम की चीज़ नहीं है, इनको वहां जाना चाहिए। वो पॉपुलर होंगी। वो कोई भी तस्वीर ना बनाए, वो तस्वीर अवाम बनाएगी, वो अवाम के दिल में जाके चीज़ बचेगी। लेकिन हम क्यों जाए? हम क्यों जाएं जी? हमने तो बस, मुझे नहीं समझ आती क्यों है। मैं तो ये डरता हूँ कि ये ना हो यासर साहब आप चुप रहती हैं, मुझे सुबह आप कोई नोटिस दिलवा दें कि इन्होंने प्रोग्राम में ये कहा। लेकिन मैं तो जो बात करूँगा मैं तो जनाब हकायक पे मैं अपनी बात करूँगा। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅਸੀਂ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂ। नहीं तुसी नहीं रग रहे जानते। नो 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 तुसी नहीं रग रहे जानते। इस काम से तुसी मनु ही अगे रखे। मैंने तो हिस्सा बकदरे जुस्सा रखा हुआ है। आप घबराएं ना, आप सहाफियों की हम क्या में। अच्छा मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अपना रिकॉर्ड जमा करवा दिया है और बल्ले का निशान मांगा, मिल जाएगा? अब इसमें कोई चीज़ रह नहीं गई। वैसे रह तो नहीं गई। नहीं, फार्म 65 जो होता है ना, उसके तहत तमाम डॉक्यूमेंट्स आइन के कानून के मुताबिक जमा करा दिए। मुझे आज अच्छी तरह याद है जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा था मान लें यार कि आप इलेक्शन करा दें चाहे 5 लोग वोट डालें, याद है ना आपको ये लफ्ज़ था, चाहे 10 लोग वोट डालें तो सही ना, वोट डाले तो सही, तो वो डालने चाहिए थे। तो अब तो सैकड़ों वोट डले हैं ना। अब जो लोग कह रहे हैं कि 8 लाख मेंबर थे लेकिन ये इतने क्यों डरे, उनको ये नहीं पता बेचारों को, शायद उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। भाई 8 लाख वोट वहां पे डलने थे जहां पे मरकजी इलेक्शन होना था। अगर इलेक्शन मरकज में नहीं हुआ, बिला मुकाबला हो गया, आपके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं आया, बहुत सी सीटों पे ऐसा होता है ना, कौमी सूबाई की भी, सेनेट में भी हो जाता है, बहुत सी जगहों पे हो जाता है। तो फिर जिस सीट पे इलेक्शन हुआ है वहां पे जितने लोगों ने वोट डाले गिनती तो आपने उसी की करनी है ना, किसी और की तो नहीं करनी ना। मतलब अगर बलोचिस्तान में इलेक्शन हुआ है और वहां पे अगर आके इतने लोग वोट डालते हैं, पहले तो आप ये देखें बलोचिस्तान में अगर 6,500 वोट लेने वाला जीत सकता है, कई इलेक्शनों में ऐसा भी हुआ है ना जी, तो फिर आप मुझे लगता है 700 वोटों पे अगर पार्टी का इलेक्शन बलोचिस्तान के अंदर हो जाता है या 800 वोटों पे या 900 वोटों या, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता भाई। उन्होंने आइन की कोई खिलाफवर्जी नहीं की, तमाम चीज़ें पूरी की हैं। एस अकबर बाबर साहब को चाहिए था पटिशन की बजाय, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देने की बजाय आके इलेक्शन लड़ते। वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? तो वो इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? पार्टी उन्हें मानने को तैयार ही नहीं ना तैयार। तो वो बाकी काम कर सकते हैं। वो कहते थे कि वो उनका क्लेम ये है कि उन्हें हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप पार्टी मेंबर है, यही क्लेम है ना उनका। नहीं, हाई कोर्ट के फैसले पे गालिबन सुप्रीम कोर्ट में स्टे है उनका। मैं अर्ज करता हूँ, चले मान लें उनके पास है ना ये, इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने ट्राई की, क्या उन्होंने कागज जमा कराए? नहीं कराए। एक ऐसे शख्स ने इलेक्शन के लिए कोशिश की जो पीटीआई के उम्मीदवार के मुखालिफ इलेक्शन ला रहा था, तो उसको किस तरीके से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए जो पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन ला रहा हो? क्या नूरीन आई इलेक्शन लड़ने? मुझे ये बताएं ना, नूरीन तो बल्ले के बाद तो खुश होगी ना, क्या नूरीन आई इलेक्शन लड़ने? आंसू खुश्क हो गए, खुश्क हो गए। बल्ला उन्हीं के पास है, अब बल्ला तो इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के पास है। मैं शायद नूरीन, क्योंकि बल्ले का निशान उन्होंने सियालकोट में रखवा दिया हुआ, रखो सियालकोट में रखवा दिया। चले अच्छी बात है,
लेकिन अब तो देखें आइन और कानून के मुताबिक यासर साहब जो उन्होंने अपना था 65 के तहत उन्होंने जमा करवा दिया सारा कुछ। अब आइन और कानून के मुताबिक उनको रिलीफ मिलना चाहिए, और जब उनको रिलीफ मिलना तो बैट बल्ला उनका निशान उनको मिलना चाहिए। अगर अब भी इसमें कोई ऐसी रीच डाली जाती है, कोई ऐसी चीज़ डाली जाती है, तो ये फिर डायरेक्ट जाएंगे कोर्ट में और फिर कोर्ट से जाके ये बिल्कुल क्लियर बात करेंगे, और उसकी भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। फिर अब फैसला कोर्ट करेगा और मेरिट पे करेगा। और आप क्या समझते हैं ये जो नशिस्तों के ऊपर कोर्ट के अंदर गए हुए हैं मुख्तलिफ अदालतों में, उसके फैसले क्या होंगे, या फिर स्टे के ऊपर ये 5 साल हुकूमत गुजर जाएगी? कोई नहीं स्टे के ऊपर गुजरेगी, नहीं गुजरती। नहीं, मैं स्टे के ऊपर 2.5 साल सेनेटरशिप तो गुजरती रही है यार, वो गुजर गई थी ना। अब मामले कुछ और है। अब सुना है कि कोई शख्स कह रहा है कि मुझे 2/3 अक्सरियत बस दें सारा कुछ लेके, तो फिर मैं ज़िद कर रहा है ना, कोई लाडला है, लाडले की ज़िद बड़ी बुरी होती है ना। वो ज़िद भी कर रहा है तो शायद उसकी ज़िद को पूरी करने के लिए कोई कुछ कर दे। लेकिन अगर कानून और आइन को देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि यासर फिर सीटें सुन्नी इत्तेहाद को मिल जाएंगी। यासर ये सारा कुछ डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे। आज हम प्रोग्राम में इस चीज़ को भी ब्रेक कर दें। अगर तो अपोजिशन लीडर को मान लिया गया जिसका नाम दिया गया है, अगर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को मान लिया गया जिसका नाम दिया जाएगा, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि आगे बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी। फिर मुफाहमत के रास्ते भी खुलेंगे और फिर बहुत सी चीज़ें मानी भी जाएंगी। नहीं क्या मतलब, उमर अयूब साहब का नाम नॉमिनेट किया गया तो माना क्यों नहीं जाएगा उसको? चलें आप मुझे बताइए। मैं कह रहा अगर माना गया, मुझे पहले यार आफरीन है, मुझे तो आज आप ना बिल्कुल मासूम आदमी लगी। मैं आज आपके चेहरे पे आज मुझे मियाँ साहब वाली वो बड़ी असूदगी लगी है, बड़े मियाँ साहब वाली ना। हाँ। बेचारे, मैं तो उनको वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता था ना। आप देखना चाहते थे? जी मैं देखना चाहता था, चूँकि आए थे तो मैं चाहता था कि देखिए इस मुल्क, उन्होंने वादा किया था इस मुल्क की खुशहाली के लिए। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखें, लोग छोटी छोटी ख्वाहिशें रखते हैं। नहीं, मैं तो बड़ी ख्वाहिशें रखूँ, क्यों छोटी ख्वाहिश रखूँ? ख्वाहिश हमेशा बड़ी होनी चाहिए, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए ना, छोटी ख्वाहिश क्यों रखें? तो मुझे एक बात बता दें, आगे सारा कुछ ठीक हो रहा है। मैं उस कुर्सी पे आ जाता हूँ, आप इधर आ जाए। आगे सारा कुछ ठीक हो रहा है। आपने बड़े मुंह उठा के आस्था सी बात करती है। मैं तो कह रहा था आज हम अमन के साथ प्रोग्राम करें, हम घर को जाएं। मुझे एक बात बता देना, आगे सब ठीक हो रहा है। जिसको चाहते हैं आप गेट पे रोक लेते हैं, जिसको चाहते हैं आप कहते हैं कि नहीं जनाब आपने नहीं आना। अपोजिशन लीडर के लिए जमा हो गए, कल को आप कहें नहीं जनाब हम तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं मानते, तो आपको किस नाम यहाँ इस अपोजिशन लीडर बनाते, फिर क्या कहेंगे? अगर वो पार्लियामेंट्री पार्टी है तो फिर आपको नशिस्तें देना पड़ेंगी ना। अगर वो पार्लियामेंट्री पार्टी आप उसको तस्वर करते हैं, असेंबली के अंदर मानते हैं, उनका अपोजिशन लीडर देते हैं, उनको स्टैंडिंग कमेटी देते हैं, तो फिर आप नशिस्तें किस तरह रोक सकते हैं? चलिए ये मुझे पानी पिए नहीं, पानी छोड़े, आप मुझे बताएं ना। अगर हम जोश ना हुआ करें, जोश ना हुआ करें यार, आप बात करते हैं फिर आप कहेंगे कि वो जी उन्होंने खराब हो जाती है। भाई लिस्ट उनके, वो इलेक्शन ही नहीं लड़े। जब उनके ऊपर उनके अंदर लोग आ गए, उनकी जमात में शामिल हो गए, तो फिर आइन बना होता है या कानून बना होता है? मैंने कल भी आपके साथ व्लॉग में पूछा था, आपने कहा जी आइन बना होता, तो फिर आइन क्या कहता है? आइन तो यही कहता दें सीटें। इतनी तो आपको जल्दी पड़ी है कि लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो पहले आप 3 बजे का अनाउंस करते हैं, 3 बजे हलफबर्दारी होगी, केस का मैं खोलने जाता हूं तो फौरी तौर पे आप उसको सुबह जल्दी कर लेते हैं, 9 बजे का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, फिर बुलाते हैं आओ जल्दी जल्दी आयो, हलफ लो ना सुना जाए किधरे। क्या बात करती हैं यासर साहब? अच्छा चले बताए क्या बात करें? अब बात करो यार, आवाम की बात करो, कोई असल बात करो जो तुम पता आपको हर चीज़ का है, लेकिन जानबूझ के आप इस तरह करते हैं। आप देखें, अब आप मुफाहमत के बादशाह आ गए हैं, तो अब आप इस बात की उम्मीद रखें। किस बात पे? कि अब मुस्लिम लीग नून अपने वादों के मुताबिक, पीपल्स पार्टी अपने वादों के मुताबिक अब इस मुल्क के अंदर खुशहाली लाएगी, और अगर ये खुशहाली नहीं लाएंगे तो अवाम अपने वोट के ज़रिए फिर इनसे अपना बदला ले लेंगे। पहले भी बहुत से लोग चाहते थे आप जैसे कि नहीं वोट पड़ें, कि नहीं वोट मेरे जैसे मतलब क्या? मैंने कब कहा आपको? यार पता नहीं, तुम सिर्फ बुरे में आ जाते नहीं, मेरे जैसे मुझे क्यों शुमार करते हैं बीच में? चले जी, आपको नहीं करते, सॉरी जी। अगर हाँ, अब करें बात। अगर आपको ये बात बुरी लगी है, हाँ, तो मैं फिर कहता हूँ आप जैसे लोग ही कहते थे, फिर वही गल मैं कई निकाल देता हूँ।
उस वक्त आप ही कहते होते थे, ये आपने व्लॉग किया था ना एक बड़ा अच्छा सा, वो इनके इंतखाबी निशानों पे बड़ा वो टिकटॉक पे गया, बड़ा मशहूर हुआ। फिर कैसे ये प्रोग्राम में होता था किस तरह लोग देहातों में किस तरह लोग ये निशान ढूंढेंगे। ढूंढा ना लोगों ने निशान, दरियाओं में भी ढूंढ लिया है, देहातों में भी ढूंढ लिया, शहरों में भी ढूंढ लिया है। मैंने तो कहा था कि नहीं, प्रोग्राम मैं उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के कल दिखाऊंगा। लग गई इसमें। मैंने ये कहा था कि इस नैरेटिव के ऊपर क्या, इस नारों के ऊपर, इन निशानों के ऊपर क्या बयानिया बनाया जा सकता है। मैंने तो उसके ऊपर किया था, बयानिया कहा था ना, वहां से नजरिया चित किया ना लोगों ने। मैं तो मानता हूं उस बात, बहुत मानेंगे आस्ता आस्ता, थोड़ा टाइम लगता है, आपकी आदत का हिस्सा है, आहिस्ता आहिस्ता मानते आप, एकदम नहीं आप मानते। लेकिन यह सिर्फ एक चीज़ है कि अब कल का दिन जो है वो तहरीक इंसाफ ने एक बड़े एहतजाज की कॉल दी हुई है। कल के दिन की कॉल को देख लें, अल्लाह करे वो पुरअमन ही रहे और पुरअमन ही रहनी चाहिए, इस मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी है। अब ये देखने है कि क्या मुफाहमत के बादशाह जो हैं वो सबको एक टेबल पे बिठाते हैं। लेकिन मैं आपको ये ख़बर दे दूँ, टेबल पे बिठाने की कोशिश तो इनके आने से पहले शुरू हो गई हुई है और आज कोई बड़ी अहम मुलाकात भी हो चुकी है। ये मैं आपको बिल्कुल बड़ी परफेक्ट खबर दे रहा हूँ। शहर में? इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। अच्छा। अहम मुलाकात हो चुकी है, अहम ऑफ़र दी जा चुकी है, लेकिन अब उस पर कितना, क्या शराइत हैं, किन शराइत पे अमल होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूँ, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं, ये जो बजट है ना, बजट के बाद पहली तलाक, बजट से कुछ यार मैं बात कर रहा, शुभ क्या करूं? ये क्या, ये घर बसाने वाली बातें करते होते हैं, आपने तलाकों वाली बातें शुरू कर दी। मैं जो सच्चा वही कहूंगा ना, वो जो सच्चा वही कहना, या क्या कहूं, क्या करूं मैं क्या कह दूं कि आए उठ के बाहर चले जनाब, दूध जो है वो 12 रुपए किलो हो गया, ये कह दूं? नहीं, घर उजाड़ने वाली बातें करते हैं, मैं घर उजाड़ने वाली बातें करते हैं, तलाकें हो जानी है। घर आज तक नहीं आपके मुंह से सुना के मुल्क उजाड़ने वालों को पकड़े। वाह, किसको पकड़े? जिन्होंने मुल्क उजाड़ दिया उनको भी पूछें। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। नहीं, आप जैसे लोग बैठे हुए हिसाब नहीं होगा मेरे। फिर वही बात, पहली तलाक होगी बजट। अच्छा जी, ठीक है। और उस तलाक की वजह बनाएगा सेनेट का इलेक्शन। ये नोट करते जाए मेरी बातें। अच्छा, उस तलाक की वजह, क्योंकि 3 तलाक की होनी है ना यार बात तो सुन लें, यहाँ तो मेरी खबर सुन। ये तलाक जल्दी खत्म करवाएं, जरा ब्रेक पे जाना करवाए ना, तीसरी करवाए। ब्रेक कर लें हम, कल कर। नहीं तीसरी करवाएं, जल्दी करवाएं। 3 नवंबर तक हो जाएगी। नवंबर में क्या होगा? फिर कल बताएंगे ना। जब सेनेट के इलेक्शन आप बता रहे हैं कि वो दूसरी पे होगा, तो फिर नवंबर में भी हैपनिंग बता दें क्या होगा। नवंबर में हम शायद फिर किसी ट्रांसमिशन में बैठे हो। अच्छा, बड़ी वाली में ट्रांसमिशन बड़ी होती है, उनकी तेरे मेरे ताड़े में 2 बजे ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा में ज्वाइन करेंगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से हमने पाकिस्तान की मुल्की सियासत के ऊपर बात की है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब के दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर बात की, और ये किसी भी सिविल शख्सियत का पाकिस्तान के अंदर दूसरी बार सदर मुंतखब होना पहली बार हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब जो दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर जो कानून साजियाँ होनी हैं, उन्हीं कानून साजियों को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से हुकूमत का ताउन हासिल करेगी या ताउन अपना देगी, और निजकारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा। मंशूर के मुखालिफ जाएंगे या फिर मंशूर की हिमायत में रहते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ जाएंगे। आने वाले दिनों में मुआशी पहिए को चलाने के लिए ख़जाना का जो इस वक्त मंजरनामा है, उसको बेहतरी की समत में लेके जाने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। बैरूनी सरमायाकारी किस तरीके से पाकिस्तान में आएगी, और अभी वजारतों की जो तकसीम होना है, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक हिस्सेदारी होगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। आने वाले दिनों में चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, और पाकिस्तान को भी मुबारक हो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार
एक सिविलियन शख्सियत दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब हुए हैं। देखिए, आज के जो मौजूदा हालात हैं, चाहे वो सियासी हों चाहे वो माशी हों, इस तमाम सिनेरियो के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का ऐवान सदर में पहुंचना मैं समझती हूँ कि एक बहुत खुशाइन बात है। सदर साहब मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं और आज के माहौल के अंदर जहाँ पर हमने देखा है कि सियासी गर्मा गर्मी है, टेम्परेचर जो है वो अरूज पे हैं, जहाँ पर हमें मफाहमत की ज़रूरत है, साथ चलने की ज़रूरत है और एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जो तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चल पाए, वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब का एक बड़ा कलीदी किरदार सामने आ सकता है। माजी में भी जब सदर साहब सदर मुमलिकत थे तो उन्होंने ये मनसब जो है एक डिक्टेटर के बाद संभाला था और उस डिक्टेटर ने तमाम जो इख्तियारात थे वो गज़ब कर लिए थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के जरिए तमाम इख्तियारात पार्लियामान को वापस किए, मुल्क में मफाहमत की एक तारीख रकम की, आगाज हुकूक बलूचिस्तान रखा और बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जिसके देर तर असरात हम आज तक देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही तारीखी दिन है और बहुत ही खुशाइन दिन है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज सदर मुमलिकत के मनसब पे पहुँचने के लिए आज जो वोट उठाए हैं, उससे जब उस ऐवान सदर में पहुँचेंगे तो हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर हमें इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है, जुडिशल इस्लाहात की ज़रूरत है, कुछ आईनी तरामीम की ज़रूरत है और ऐसे माहौल के अंदर सदर साहब ना सिर्फ अपने मशवरे दे सकते हैं बल्कि इन तमाम चीज़ों को एक स्मूथ प्रोसेस के तहत पाए तकमील तक पहुँचा सकते हैं। मैं जो आइंदा आने वाले दिनों में देख रही हूँ, देखिए चैलेंजेस बड़े हैं, माशी चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन जहाँ पर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, तो मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे और मामलात जो है वो सियासी इस्तेहकाम की जानिब जाएंगे, जो वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त पूरी आवाम हम पर देख रही है कि किस तरीके से हम उनके मसाइल का हल ढूंढें, किस तरीके से हम उनकी मुश्किलात में कमी लेकर आएँ और हम पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। नशीन, ये तो बताइएगा कि ये तो आपने दुरुस्त कह दिया, जब इतनी भारी ज़िम्मेदारी है, आप समझते हैं कि मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब हुकूमत के अंदर वजारतों का हिस्सा बनेगी ताकि मुआशी हालात को बेहतर किया जा सके? देखिए जी, वजारतें हर कुछ नहीं होती, हमें वजारतें लेने की ना ख्वाहिश है, ना तमन्ना है और ना ही जुस्तजू है। हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म अपनी काबीना को चुने, इस मुल्क की भागदौड़ संभालें, जहाँ पर हमारी मदद की, हमारे मशवरे की ज़रूरत होगी, जहाँ पर हमारे वोटों की ज़रूरत होगी, अच्छी इस्लाहात में हम हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन जहाँ हम समझते हैं कि ये मामला आवाम की बेहतरी की जानिब नहीं जा रहा, तो वहाँ पर हम तनकीद भी करेंगे और वहाँ पर पीपल्स पार्टी एहतजाज भी करेगी। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जो वजारतें हैं, इन वजारतों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत शामिल होगी शख्सियात के हवाले से, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी को भी वजारत दे दे, आपको कोई परेशानी नहीं? देखिए जी, वज़ीर आज़म उनके काबीना उन्होंने चुनना है, उनकी मर्जी है, जिसको दें जिसको ना दें, लेकिन हम ज़रूर ये चाहेंगे कि द बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब शुड बी चोजन। जो शख्स अगर फॉर एग्जांपल हेल्थ है या फाइनेंस है, जो शख्स बेहतरीन कैंडिडेट है उसको चुनना चाहिए, क्योंकि देखिए PMLN के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। माजी में जो कारकर्दगी रही है वो मायूस कुन रही है, उनके खुद के लिए भी, हमारे लिए भी और आवाम के लिए भी। तो इस वक्त उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कि जिम्मेदारी है, उनके एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है कि बेहतरीन कैंडिडेट्स को चुने जो अच्छी तरीके से वजारतें चलाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं और आवाम के मसाइल हल करें। नजकारी के हवाले से नहीं आपने बताया, पीपल्स पार्टी ने हमेशा नजकारी के हवाले से बड़ी बुलंद आवाज़ की है और इसके खिलाफ, नजकारी के खिलाफ अपना वोट दिया है। अब पीपल्स पार्टी नजकारी के मामले पे कहाँ खड़ी होगी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी बिलीव करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हम इस बात में यकीन नहीं रखते कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज उनको बेच दिया जाए और प्राइवेट हाथों में चल जाए। आपने के इलेक्ट्रिक का हाल देखा, इसलिए इसकी निजकारी की गई थी। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था मुशर्रफ दौर में कि जी बिजली सस्ती हो जाएगी,
और बिजली की फराहमी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मजीद बिगाड़ आया। तो हम हमेशा समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिल के चलना चाहिए। एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहिए। हम सिंध में करते हैं, सिंध में हमने काफ़ी अस्पताल हैं जो हमारे हैं, लेकिन हमने उसमें प्राइवेट बोर्ड हम लेकर आए हैं और हम साथ मिल के चलाते हैं, उसमें बेहतरी आती है। उनकी तरफ से एक अच्छा इनपुट आता है, हमारी तरफ से एक चेक एंड बैलेंस होता है और एक अच्छा फॉर्मूला तय होता है। इसी तरीके से हम ये कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत को भी बावर कराएं कि पीपीपी मोड के ऊपर चलें। तो यानी आप पीआईए की निजकारी के हवाले से मुतमईन हैं और उसमें आपकी हिमायत शामिल होगी? नहीं जी, हम मुतमईन अभी तो किसी चीज़ पे नहीं है। तो देखिए, अभी तो हुकूमत बनेगी, काबीना आएगी, उसके बाद क्या पॉलिसीज होती हैं, किस चीज़ की निजकारी करने जाते हैं, कैसे करने जाते हैं, क्या फॉर्मूला, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो भी पीपल्स पार्टी फैसला करेगी वो आवाम की बेहतरी के लिए करेगी। चले, एक सवाल है ये, चूँकि हम सब मफरूज़ों पे भी कुछ बहुत सी बातें होती हैं और बहुत सा आपने भी कहा कि आने वाले वक्त में देखेंगे। अगर आने वाले वक्त में ऐसा कोई मौका मिलता है, मुस्लिम लीग नून नहीं हुकूमत संभाल सकती और वह दावत देती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर वज़ीर आज़म आ जाएँ, तो क्या पीपल्स पार्टी इन हालात में कबूल करेगी? देखिए जी, हमारी ख्वाहिश यही है कि हुकूमत चले, हुकूमत अच्छी कारकर्दगी करे। हम अच्छे कामों में उनका साथ भी देंगे, जहाँ पर उनको हमारी ज़रूरत होगी हम मशावरत भी करेंगे। ये तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त देखिए, जितना हमें मैंडेट मिला है उतना ही हम काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर अगले इलेक्शन में हमें मैंडेट मिलेगा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम सारे वो काम करेंगे जो हमने अपने मंशूर में जिनका वादा किया था। यानी जितना मैंडेट मिला है उतना ही किया जा सकता है, और अगर इस दौरे हुकूमत में महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाया जाता तो उसका कोई इल्ज़ाम आपके सर नहीं होगा? वज़ीर आज़म और उसकी काबीना जो है वो बराह रास्त आवाम को जवाब दें, पार्लियामान को जवाब दें। पार्लियामान में हम भी बैठे हैं, हम भी आवाम के ही नुमाइंदे हैं और हमने ही आवाम की आवाज़ उठानी है और हमने ही कोशिश करनी है कि आवाम के मसाइल हल हो। मैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक खातून हूँ, तो मैं सोचती हूँ और देखती हूँ कि जो कुछ होगा अच्छी की तरफ होगा। नहीं, यासर का जो सवाल था, फिर हम उसी की तरफ जा रहे हैं। यासर के ही सवाल की तरफ मैं भी जा रहा हूँ कि पार्लियामेंट में अगर ये महंगाई का इशू आता है तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले खड़े होकर बोलेगी या फिर महंगाई की जो वजूहात है उस पर खामोश रहेगी? देखिए जी, आगे जो फैसले होने हैं वो मुश्किल होने हैं। IMF का लोन सिक्योर करना है और वो सख्त शराइत के ऊपर होगा। मजीद बोझ आवाम पे आने वाला है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये पूरी कोशिश करेगी, जिस तरीके से हमने अपने मंशूर में भी कहा कि अमीर लोगों से सब्सिडी हटा के गरीब लोगों की तरफ डालें। आपके पास रिसोर्सेज वही हैं, रिसोर्सेज को रीडायरेक्ट करें। जो 17 वजारतें आपके पास वफाक में हैं, जो सूबों को डिवॉल्व हो चुकी हैं, उनको ख़त्म करें, पैसे वहाँ से बचाएं और आवाम की बेहतरी के लिए लगाएं। तो हम तो अपना मशवरा देंगे, आगे वो माने ना। शर्मिला फारूकी साहब, एक आखिरी सवाल। 1.5 साल की हुकूमत हुई, उस 1.5 साल की हुकूमत में इब्तदाई तौर पे ये कहा गया कि 1 साल मुश्किल होगा। 1.5 साल की हुकूमत वो भी चली गई, निगरान हुकूमत का वक्त भी चला गया, और अब भी मुंतखब हुकूमत आने के बाद अगर यही कहा जाए कि आगे फैसले मुश्किल होंगे तो फिर आसानी कितनी दूर तक है? देखिए जी, पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त बिगाड़ है, वो तारीख में पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये तो नहीं हो सकता कि 6 महीने के अंदर तमाम चीज़ें काया पलट दें और हर चीज़ खुशहाली हो। कुछ तो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन उनके जो दूर दराज असरात होंगे वो बेहतर होंगे आवाम के लिए। मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे और दूर असरात आवाम के लिए बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सदारती इलेक्शन के असरात मुल्की सियासत पे, चाहे मगोइयाँ इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने की, उससे पहले जो दीगर इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर भी बेशुमार इबहाम, इल्ज़ामात, सिफारिशात के ऊपर भी अमल दरामद ना हो सका। तो मजमूई तौर पे ये जो सियासी कशमकश है और उसमें जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, मुस्तकबिल करीब के अंदर कैनवस के ऊपर अगर मंजरनामा बनेगा
तो किस हद तक समझ आ जाने वाला है? इसी बारे में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या समझते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे का इनकार कर देना सदारती इलेक्शन में वोट डालने से, बायकॉट करना उससे, किस हद तक सूदमंदाना फैसला है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि वो किस हद तक सूदमंद था या सूदमंद नहीं था। बहरहाल इस वक्त हमको अपना तशख़्ख़ुस भी बरकरार रखना था, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना था और किसी समत में नहीं जाना था। तो वो हमने अपने तौर पे, हम किसी के साथ भी नहीं चले, अपना तशख़्ख़ुस भी हमने रखा और अपने फैसले को जो है ना हमने इम्प्लीमेंट किया। ये कोई ऐसा बात भी नहीं है पार्लिमानी जमहूरियत में, इसमें 3 बातें हुआ करती हैं, या आप किसी का साथ देते हैं या उसकी मुखालफत में जाते हैं या एब्सटेन करते हैं। तो हमने ये तीसरी बात की, हम बाहर रहे। तो अब इसको वक्त जो है ना इसको गेज करेगा कि ये फैसला दुरुस्त है या गलत। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब आसिफ अली जरदारी साहब सदर तो बन गए, कोई अदालत में जाता या नहीं जाता उसको हटा के एक सदर बन गए, वो मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं। आज उनके करीबी लोगों ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह दावा किया कि अब आसिफ अली जरदारी साहब खुद जाकर उन तमाम लोगों को मना लेंगे, उन्हें मनाने का तरीका आता है, और जिस पे मौलाना साहब का भी जिक्र किया गया और भी कुछ लोगों का जिक्र किया गया, उन सबको मनाकर एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे और इस 5 साल के बाद जो है वो नए इंतखाबात पे नई चीज़ें जो है वो मिलकर तैयार की जाएंगी। क्या मौलाना साहब के पास आसिफ अली जरदारी साहब आते हैं तो मौलाना साहब जो हैं फिर दोबारा असम्बली में उसी तरीके से जाकर अपना रोल अदा करेंगे? देखिए, ये अब आसिफ जरदारी क्या करेंगे, उसके नतीजे में क्या होगा, ये तो सारी जो है ना वो कल की बातें हैं या गायब की बातें हैं। गायब की बात के ऊपर तो कोई बात नहीं की जा सकती। कामरान मुर्तज़ा साहब, समझते हैं कि कोई मुफाहमती फार्मूला चल सकता है और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर एक मेज़ पे आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं। बात बड़ी आसान सी है। इस इलेक्शन का ऑडिट करवा लीजिए। 10% का ऑडिट कराना है, 15% का कराना है, 20% का कराना है। ऑडिट कर लेते हैं, हल्कों की निशानदेही कर दी जाती है और उसका ऑडिट करवा लीजिए। अगर तो हमारी बात गलत थी तो हम माजरत करेंगे और कहेंगे कि जी हम गलत थे और बात आप लोग बिल्कुल दुरुस्त तौर पे जीते हैं, आपके पास मैंडेट है। और अगर हमारी बात दुरुस्त निकली तो फिर दूसरे माजरत करें और उसके बाद से ना स्टेप डाउन हो जाए और नए इलेक्शन की तरफ चलें जो कि फेयर और फ्री हो। बड़ी आसान सी मुफाहमत है हमारी, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या समझते हैं कितने फ़ीसद आपकी नशस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद ले गई और कितने फ़ीसद पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले गई? देखिए, मैं बलूचिस्तान का मैं खुद विटनेस हूँ और मुझे मालूम है कि वहाँ पे जो है ना सूबाई असम्बली में 5-6 नशस्तें जो है वो कम अज़ कम जो है वो हमारी ले जाई गई हैं। उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और नून लीग भी शामिल है। वो शख्सियात पे डिपेंड कर रहा था कि कौन सी शख्सियात उनको पसंद थी, उनसे मुराद जो है ना वो उनका ही है और वो उन शख्सियात को वो सीटें दी गई हैं और ये 5-6 सीटें हमसे ली गई हैं सूबे में। इसी तरह से कम अज़ कम 3 सीटें जो है ना वो कौमी असम्बली में जो है सूबा बलूचिस्तान की। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मैं बता दूं कि 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम का फ़र्क है और वो तमाम की तमाम जो है ना वो सुन्नी तात कह लीजिए, PTI कह लीजिए, इंडिपेंडेंट कह लीजिए, उनके पास गई हैं। और अगर 20 कहें तो उसमें 2000 का या लेस देन 2000 का फ़र्क है और वो 20 सीटें जो ना वो उस तरफ गई हैं। अब ये सारी की सारी सीटें जो ना एक मखसूस मार्जिन के साथ एक तरफ जाती हैं, तो वो सवाल तो पैदा होता है इस वक्त ये सिमिलर मार्जिन इधर भी हो सकता था, कोई इधर आ जाती, कोई उधर चली जाती, तो बात समझ में आती है। तो ये बज़ाहिर जो है ना एक इंतज़ाम किया गया है। इंतज़ाम इसको इन दी सेंस कि एक जगह पे ये बताया गया है कि जी यहाँ पे बहुत मकबूल थे और उन्होंने बड़ा फेयर और फ्री इलेक्शन करवाया, वो किसी एक के हवाले कर दिया। दूसरे जो है ना वो जो भी डिज़ाइन किया गया था मामले को जिस तरह से उसी तरह से डिज़ाइन के मुताबिक जो है ना वो हवाले किया गया है मुख्तलिफ पार्टियों के। तो बहरहाल जो डिज़ाइन करने वाले हैं उन्होंने अपना डिज़ाइन किया। अब अल्लाह पाक क्या चाहते हैं वो फिर देखी जाएगी आगे चल के जो ना
मगर इसमें नुकसान मुल्क का हो रहा है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, अब बन गए सदर, वज़ीर आज़म सारे एक ही प्लेटफार्म से आ गए, यानी बेशक वो PDM उसका नाम दे दें, इत्तेहाद का नाम दे दें, अब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो किसी रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि अब वाकई अब आवाम को कोई रिलीफ मिल जाएगा, अब कोई महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा, अब तो इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है ना, अब तो हर तरफ से इनको सपोर्ट है? हम दुआगो हैं, मगर मैं अब शर्मिला बहन जो है मुझसे पहले बात कर रही थी, मैं उनको सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि दूरस फैसले कर रहे होंगे, और दूर को बड़ी दूर फिर उसके बाद रस कर रहे थे। तो ये दूर वाली बात जो है ना, वो आपको ये दूर ही नजर आएगी। सर कुर्ब रस वाला तो यहाँ पे मंजरनामा दिखाई नहीं देता। यहाँ पे बाज़ लोगों की मईशत जो है ना वो मजीद बेहतर हो जाएगी, ये मंजरनामा आपको नजर आएगा। पब्लिक की मईशत जो है ना, आम आवाम जिसको कहते हैं, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, शायद मुझे सिर्फ वो वाला सेनेटर ना समझिए, मुझे आम नहीं मुझे पता है, हमें आपका पता है जी, बिल्कुल आपका बहुत करीब से पता है, हम जानते हैं आपके हवाले से जी, इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। हम मुश्किल में थे, मुश्किल में हैं, मुश्किल में रहेंगे। अच्छा चलें, ये तो आपने एक नक्शा खींच दिया। एक सियासी वर्कर होने के सीएस से आप क्या समझते हैं, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी? लगता नहीं है। ये आपको जो है ना, जब एक स्लॉट जो फिल की जाएगी उससे मजीद जो है ना आपको अंदाजा हो जाएगा। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है जो है ना, उसमें देखेंगे कि आप कौन आए, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला आगे मुफाहमत में चलेंगे या मुखासमत में चलेंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि जरदारी साहब जो है मुफाहमत के बादशाह हैं, वो इस लाट के फिल होने से पता चल जाएगा आपको। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब ये दावा करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराज़ी इस वजह से है कि इब्तदाई तौर पर जब PDM की हुकूमत बन रही थी तो उनको सदर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ना बन पाई, तो वो मुस्तकबिल में वादा छोड़ दिया गया, और अब मुस्तकबिल में जब इनकी अपने नंबर गेम पूरी हो गई है तो इन्होंने मौलाना को माइनस कर दिया, तो जिस वजह से मौलाना की नाराज़ी। देखिए, ये बात मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मौलाना को माइनस करने के लिए जो है वो पहले से प्लानिंग की गई थी, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी, और जो बेनिफिशरी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है, और ये मैंने खुद बात कन्वे की थी कि मौलाना को साइज में रखा जाए। ये इलेक्शन से काफ़ी दिन पहले की बात है, जो किसी बड़े आदमी के मुंह से आई थी, और वो बात जो है वो मौलाना तक हमने पहुंचा दी थी, मगर मौलाना जो है वो उन्होंने, जो बड़े आदमी हैं, उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, उनका कोई बात। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, साइज में रखा जाए, इससे इस्तिलाही तौर पे तो मुराद यही आता है कि हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं, साइज में रखा जाए मतलब कमतर उसमें रखा जाए। वो नेगेटिव में बात की गई थी, और नेगेटिव में जहाँ पे बात हुई थी उसी के मुताबिक हिस्सा बकदरे जुस्सा होता, तो मैंने अर्ज किया कि खैबर पख्तूनख्वा में 20 सीटें जो ना -2000 के फर्क से ना जाती, तो वो सारा कुछ मैनेज किया गया है किसी हद तक। अच्छा मनान, एक बात बता दें, क्या ये जो सियासी इत्तेहाद है, आपको नज़र आता है कि ये सियासी इत्तेहाद भी कायम रहेगा? सियासी इत्तेहाद, देखिए मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं, इसका कायम रहना जो है, और स्पेशली हमारे कल्चर में रहना जो है बड़ा मुश्किल होता है। आपको जो है वो चंद दिन के बाद ही जो है मसाइल नज़र आने लग जाएंगे। MQM अपने जो है वो मुतालबात उनके होंगे, पीपल्स पार्टी के अपने मुतालबात होंगे, उन्होंने सारी जो है ना वो जो दस्तूरी पोजीशनें थी उन्होंने तो ऑक्यूपाई कर ली हैं, जो कि मुस्तकिल तौर पे ऑक्यूपाई की जा सकती थी, और बाकी जो है ना वो रिमेनिंग भी अपना शेयर ले लेंगे, और उस वक्त तक उसका जूस निकालेंगे कि जब तक जो है वो नून का जूस ना निकल जाए। तो आप समझते हैं कि नून लीग का जूस निकलने लगा है, और आज बड़े मियाँ साहब भी, आज आपने देखा होगा, बड़े मियाँ साहब बड़े खामोशी से वोट डाला, बड़े मियाँ साहब बिल्कुल आज गुमसुम जैसे होते हैं वो थे, क्या उनके साथ भी हाथ हो गया? मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पे नून लीग की आखिरी हुकूमत है। आप कह रही है नून लीग की वफाक में या सूबों में भी? सूबों में तो एक सूबा रह गया ना उनके पास, उसी सूबे की स्ट्रेंथ पे आते हैं, और ये आखिरी दफा है कि वो पाकिस्तान में कोई हुकूमत करेंगे। वो इसके बाद जो है मुझे जो है ना वो पार्टी का साइज जो है ना, जो दूसरों का साइज रखा जा रहा था, उसी साइज में वो आ जाए। तो पीपल्स पार्टी का अगले इंतखाबात में साइज बड़ा होता देख रहे हैं?
पीपल्स पार्टी सिंध में बरकरार रहेगी। बाकी फिर उसके बाद पहले जैसे दोनों पार्टियों को साइज में रखने के लिए जो है ना साइज में रखा गया था जब इमरान खान साहब को लाए थे, और उसके बाद जो है ना ये मुख्तलिफ जो है ना वो किसी को भी वो साइज से बड़ा होने नहीं देते, ताकि कोई अगर किसी का कद बड़ा हो जाएगा तो फिर मसाइल पैदा होंगे, फिर पावर जो है ना वो कहीं से कहीं ना मुंतकिल हो जाए। ये मसला ईद के बाद कोई बड़ा एहतजाज, कोई बड़ी तहरीक की तैयारी है? ईद के बाद जो है इंशाल्लाह ताला बड़ा एहतजाज होगा, बड़ी तैयारी है और खैर होगी, देखेंगे इसमें। इस्लामाबाद या अपने इस्लामाबाद या बाकी शहरों में ही? बाकी शहरों से शुरू करेंगे। उसका एक पहले वार्म अप सेशन होता है, फिर उसके बाद जो है ना वार्म अप सेशन के बाद जो है ना फिर अल्टीमेट जो भी सेशन होगा वो उस तक फाइनल मैच आप खेलेंगे इस्लामाबाद में? देखेंगे इंशाल्लाह ताला, देखा जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। जिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।